अस्सलाम वालेकुम मेरे 11th क्लास के नन्नू बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा बेटा, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया जा रहा होगा आपकी ज़िंदगी में और बोर्ड एग्ज़ाम आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा होगा। आई कैन ओनली होप सो। बेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा ETC यानी कि इमर्ज टेस्ट कोर्स बड़े ही ज़ोरों शोर से चल रहा है और प्लानर पे चल रहा है। तो बेटा, घबराने वाली नहीं है कोई बात जब हकानी है आपके साथ। कोई टेंशन नहीं है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। वन ऑफ द इजी चैप्टर्स एज पर एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। बहुत ही इजी चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, छोटा सा चैप्टर है। इसको हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में इसको पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। सो बेटा, लेट अस गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो जिगर जिगर जिगर, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सही बात है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, सबको पता है कि न्यूटन भाई साहब जो थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और ये हमारे साथ बहुत टाइम तक अभी बने रहेंगे और शायद वेव्स पे जब हम पहुंचेंगे वहां पे भी न्यूटन भाई साहब का जिक्र आएगा। पूरी फिजिक्स में आप सुनते रहोगे ये नाम, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। तो न्यूटन ने काफ़ी ज़्यादा काम ग्रेविटेशन में भी किया और इसने आपका सरदर्द बढ़ाया, एक और लॉ लेके आया आपकी ज़िंदगी में तफरीक उठाने के लिए, और इस लॉ का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा, तो क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? चलो ये डब्बे में समझते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्चुअली न्यूटन डिस्कवर्ड अ न्यू फोर्स जो इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो न्यूटन ने कहा कि बेटा, जो मास होता है, मास, अगर आप लोगों के पास एक पॉइंट मास है m1 और इसके नज़दीक एक और पॉइंट मास है जिसमें मास है बेटा m2। न्यूटन भाई साहब ने बोला कि ये मान के चलो आप कितनी दूरी पे हैं, r दूरी पे हैं। न्यूटन ने बोला कि ये दो मैसेज जो है, ये एक दूरी पे भी अगर आप इनको रखोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो m1 m2 को अट्रैक्ट करता है और m2 m1 को अट्रैक्ट करता है, और जो फोर्स ये मैसेज एक दूसरे पे लगाते हैं उसको बोलते हैं जिगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एज सिंपल एज दैट। सो m1 जो है m2 पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्रिएट करता है, m2 भी m1 पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्रिएट करता है ना। तो दूर से ही एक दूसरे को ये खींचते हैं, दूर दूर से ही एक दूसरे को ये मैसेज जो है अट्रैक्ट करते हैं। दूर दूर से ही आंखों आंखों में बहुत कुछ हो जाता है। क्लियर? तो क्या होता है, इधर देखो बेटा, एरोज बनाएंगे। m1 m2 को बोलता है पास आ जाओ, एक फोर्स लगाता है। ये जो मैंने बनाया यहां पे एरो, इट इज अ फोर्स वेक्टर, और बेटा इस फोर्स वेक्टर का नाम है F21 वेक्टर। इसी तरह m2 भी m1 को बोलता है आप भी आओ ना पास, आप भी आओ ना पास, और एक फोर्स लगाता है इस पे जिसका नाम है बेटा, हमने रखा F21 वेक्टर, F12 वेक्टर। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैं ये रात को पढ़ा रहा हूँ नींद में, तो हो सकता है उधर इधर, ख्याल रखिएगा प्लीज। सो दीज आर द फोर्स वेक्टर्स विच दे क्रिएट ऑन ईच अदर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरा जिगर, वो ये है कि ये जो F12 वेक्टर और F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है F। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज द फोर्सेस आर इक्वल,
जिस फोर्स से M1 M2 को खींचता है उसी फोर्स से M2 भी M1 को खींचता है। तो जितनी आग उधर लगी है उतनी आग इधर भी लगी है। वो का मूवी का गाना है, कितने दूर कितने पास, दूर दूर है लेकिन एक दूसरे को खींच रहे हैं। जितनी शिद्दत से M2 M1 को चाहता है उतनी ही शिद्दत से M1 भी M2 को चाहता है। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमने कितना माना मेरा बेटा, F। ठीक है ना। तो न्यूटन भाई साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, न्यूटन भाई साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और न्यूटन भाई साहब को कुछ दिखा। क्या दिखा? न्यूटन भाई साहब को दिखा कि जो ये मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, ये आपको दिखेगा नहीं, व्हाइट कलर यूज करेंगे। न्यूटन भाई साहब को दिखा जो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस। मतलब जितना ये मैसेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना इन दो के बीच का जो फोर्स है वो भी ज्यादा लगेगा। या हम ये मान के चलेंगे अगर ये प्रोडक्ट किसी तरह से डबल हो गया तो इनके बीच का फोर्स भी मेरा बेटा डबल होगा। अगर ये मैसेस का प्रोडक्ट 8 टाइम्स हो गया तो इनके बीच का फोर्स भी 8 गुना बढ़ेगा। मतलब जितना ये मैसेस ज्यादा होंगे प्रोपोर्शनेटली उतना ज्यादा फोर्स इन दो के बीच में लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 1। दिस वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ओके, उसके बाद न्यूटन भाई साहब ने बोला कि जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है बिटवीन द 2 पॉइंट मैसेस, ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी होता है। मतलब जितना आप मैसेस के बीच की दूरी को बढ़ाओगे उतना इन दो के बीच का फोर्स जो है वो कम होगा। जितना आप दूरी को जिगर कम करोगे उतना जो ये फोर्स है जिगर वो ज्यादा बनेगा। सो द क्लोजर यू गेट द मैसेस मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना बेटा। द फार्दर अवे यू विल टेक देम the lesser will be the force of attraction। और यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा वो है कि R के ऊपर जो पावर है ना वो स्क्वायर है। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। दिस इज अ फंडामेंटल थिंग। ओके, इसको भूलिएगा नहीं जगह मेरा। मतलब ये कि अगर हम दूरी को डबल करेंगे तो फोर्स कम होगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4। फोर्स 4 गुना घटेगा प्रोवाइडेड यू कीप द मैसेज सेम। अगर आप दूरी को 3 गुना बढ़ाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो दूरी को 3 गुना बढ़ाने से फोर्स 9 गुना कम होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिगर। क्लियर? तो उसके बाद हम 1 और 2 को करेंगे मेरा बेटा कंबाइन। बचपन से हम ये सब करते आए हैं। कंबाइनिंग 1 and 2, व्हाट डू वी गेट? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। कितने प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स आपने जिंदगी में हटाए हैं बेटा? लाखों करोड़ों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स आपने हटाए होंगे दुनिया में। यहां पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा बेटा। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो बेटा इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा जिसका नाम है कैपिटल जी, पार्ली जी। कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं लिखने का बेटा, कैपिटल जी लिखने का। ओके, तो यहां पर है मेरा जिगर M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी को हम लिखते हैं बेटा, कैपिटल जी को हम लिखते हैं मेरा जिगर, कैपिटल जी को क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल का नाम क्यों पड़ा बेटा? यूनिवर्सल का नाम इसको इसलिए पड़ा क्योंकि आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में जाओ, जी का वैल्यू हमेशा आपको सेम ही मिलेगा।
समझ रहे हो ना? जी का वैल्यू आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। कितना? Experimentally, again, it was demonstrated by the great Newton that capital G everywhere in the universe is 6.67 into 10 to the power minus 11 और इसका यूनिट होता है मेरे जिगर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। इसका यूनिट याद रखना, इसका वैल्यू याद रखना, कभी कभी ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिला कि जो m1 और m2 है इनके बीच की दूरी अगर r है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस फोर्स से? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है मेरा बेटा? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर? बाय द वे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? अगर आप ध्यान से यहां पे देखोगे, कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। माइनस 11 आप खुद देखो, माइनस 11 से क्या होता है? माइनस 11 से ये होता है कि 6.67 को डिवाइड बाय 10 टू द पावर 11 होगा। मतलब ये कि जो जी का वैल्यू होता है ये बहुत ज्यादा छोटू सा वैल्यू होता है, बहुत ही कम होता है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब आपके पास मैसेस कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, उनको जिस कांस्टेंट से मल्टीपल हो रहा है उसका वैल्यू बहुत कम है। दैट मेक्स दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अ वीक फोर्स। इसीलिए तो बोलते हैं the gravitational force is a weak force. It is because of the value of g is very very small. Clear? तो हम यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, NLG Newton's law of gravitation is an शाबाश inverse square law। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखोगे आप। अब आप बोलोगे मेरा बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ? तो इसका मतलब यह है कि ये फोर्स जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। सो इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। ये आप एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करोगे। तीसरी चीज बेटा जो आपको मार्क करनी पड़ेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, अगर आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए 5 में से 5, तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये एक कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स होता है। कंजर्वेटिव का मतलब आप लोगों को हम लास्ट लेक्चर में समझा चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी में। अभी मैं और समझाने के मूड में नहीं हूं। सेंट्रल फोर्स भी मैं समझा चुका हूं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा it always acts along the line joining the centers of the masses. It always acts along the line joining the centers of the masses. समझ में आ रहा है? मतलब ये सेंटर टू सेंटर लगता है। ये देखो, इस पॉइंट मास का सेंटर और इस पॉइंट मास का सेंटर, जिस लाइन से आप कनेक्ट करोगे फोर्स वेक्टर्स उसी लाइन पे रहेंगे। इस लाइन से हटके किसी और डायरेक्शन में आप ये फोर्सेस नहीं बना सकते हो। सर आप सो गए? सर नहीं बना सकते हो, बिकॉज इट इज अ सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? सो दिस वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मोटा मोटा हम बता रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे। क्या एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे लिखने जा रहे हैं बेटा, ख्याल रखोगे आप। जो कैपिटल जी होता है
it is independent of the medium, यहां पे ऑब्जेक्टिव बनेगा बेटा, मीडियम बिटवीन द मैसेस। जरा इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि बेटा अगर आप इन दो मैसेस के बीच में कोई और मीडियम डालोगे, दीवार, दो मैसेज एक दूसरे को खींचना चाहते हैं, आप बीच में दीवार बन के खड़े हो गए, या आपने मैसेज को पानी में डुबाया, या आपने मैसेज को पेट्रोल में डुबाया, या आपने मैसेज को दूध में डुबाया, जहां मर्जी डुबा दो, कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। वो बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब ये दो मैसेज के बीच का फोर्स भी नहीं बदलने वाला है। तो दैट मीन्स, अरे यार फिर से मैं आ गया, दैट मीन्स व्हेन आई से कैपिटल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द मैसेज, इट मीन्स द फोर्स ऑफ दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, the force of gravitation is independent of the medium between the masses. Clear? तो यहां पे आपको एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव देगा कि बेटा दो मैसेज एक दूसरे पे लगा रहे थे फोर्स 100 न्यूटन, आपने बीच में पानी डाला, अब बताओ कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? तो आंसर रहेगा जिगर 100 न्यूटन। ये चेंज नहीं होगा, आप बीच में कोई सा भी मीडियम रखो, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड इट। नाउ व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म? अरे बेटा व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म? ये थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए, कोई बात नहीं, हम इसको आराम से इजी बनाएंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेरी नाइस। जरा इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं हम। देख बेटा, वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले आपको ये डायग्राम मैं सिखाता हूं। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहां बेटा डायग्राम के बगैर काम नहीं चलेगा। आराम से सीखो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से क्या करूंगा, मैंने बनाया जिगर एक पॉइंट मास m1, फिर बनाया एक पॉइंट मास m2। बात समझना, इट इज अ पॉइंट मास m1, it is a point mass m2. So I am going to define a vector, इधर डायग्राम थोड़ा सा क्लैरिटी से बनानी पड़ेगी ताकि आप लोग समझ पाओ, वरना बाद में दिक्कत होती है। मैं m1 से लेके m2 तक मैंने M1 से लेके M2 तक मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया। ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। किसका? एरो किस में घुस रहा है, तीर किस में घुस रहा है? M2 में। तो जिसमें बेटा तीर घुसेगा वो होता है उसी का पोजीशन वेक्टर। यहां तीर घुस रहा है M2 में, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा M2 का पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर शुरू कहां से हुआ? M1 से, तो रिलेटिव टू M1। सो वी विल से दैट व्हाट इज दिस? R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 रिलेटिव टू M1। तो इसको मैं R21 वेक्टर लिखूंगा। क्लियर? अच्छा, अब जरा फोर्सेस बनाएंगे फिर से येलो कलर से। M1 M2 को बोलता है भैया आ जाओ, M2 भैया आ जाओ, M2 भैया आ जाओ। F21 वेक्टर। M2 M1 को बोलता है भैया आप भी आ जाओ, M1 भैया आ जाओ, M1 भैया आ जाओ। F12 वेक्टर।
दीज आर द फोर्स वेक्टर्स ऑन m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली, है ना। तो अब मुझे ये F21 लिखना है मगर वेक्टर फॉर्म में, और जब हम किसी भी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड भी लिखना है, हमें डायरेक्शन भी लिखनी है। तो लिखते हैं बेटा F21 वेक्टर। ओके, मैं लिखूंगा यहां F21 वेक्टर इज इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड है G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2? इट इज r21, तो वी विल राइट मॉड ऑफ r21 का स्क्वायर। इसमें क्या परेशानी है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर ही लिखा ना। अब मसला है डायरेक्शन, F21 का डायरेक्शन देखो बेटा, R21 का डायरेक्शन है ना टुवर्ड्स राइट, है R21 का डायरेक्शन है ना टुवर्ड्स राइट, F21 का डायरेक्शन है ना टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मतलब F21 का डायरेक्शन R21 का उल्टा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा R21 यूनिट वेक्टर का उल्टा, मैंने नेगेटिव साइन से कर दिया इसको, बस। R21 का उल्टा है ना बेटा, तो मैंने R21, अगर मैं यहां R21 यूनिट वेक्टर लिखता तो R21 यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R21 होता ना, लेकिन फोर्स उल्टा लग रहा है ना, उल्टा लग रहा है, दैट इज द रीजन मैंने यहां नेगेटिव साइन चिपका दिया। क्लियर? तो अब हम लिख सकते हैं बेटा F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस G प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो F21 बनेगा मेरे पुत्र माइनस G m1 m2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21, इट इज R21 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय R21 वेक्टर। दिस इज द फोर्स ऑन, शाबाश, m2 बिकॉज ऑफ m1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सही सही लिख रहे हैं ना बेटा? दिस इज F21। सिमिलरली सिमिलरली बराबर ऐसे ही, सिमिलरली व्हाट कैन वी राइट? वी कैन राइट F12 वेक्टर। अगर आपको पूछा जाएगा F12 वेक्टर बताओ, फोर्स ऑन M1 बताओ बिकॉज ऑफ M2, तो आप इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखोगे। F12 का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप? G, शाबाश, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को स्क्वायर करो। डिस्टेंस में फिर से यहां मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर लिखूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां R12 भी लिखोगे वो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्शन, F12 का डायरेक्शन है ना सेम एज दैट ऑफ R21, R21 भी जा रहा है टुवर्ड्स राइट, F12 भी जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना बेटा, पैरेलल हो गए। तो मैं लिखूंगा सेम एज दैट ऑफ R21, तो मैं लिखा R21 टोपी। R21 टोपी मतलब जिस डायरेक्शन में R21 जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी जा रहा है। अब टोपी क्यों पहनानी पड़ी? क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है, समझ रहे हो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर लगाने से फोर्स नहीं बदला, फोर्स सेम ही रहा। क्लियर? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर, शाबाश, सेकेंड। अब आप ध्यान से जरा ऑब्जर्व करो, 1 और 2 को जरा जब आप ऑब्जर्व करोगे, 1 में भी G m1 m2 बाय R21 का क्यूब है, 2 में भी G m1 m2 बाय R21 का क्यूब है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया दोनों फोर्सेस का। मगर इसमें माइनस R21 वेक्टर है, इसमें R21 वेक्टर है।
तो मतलब इनका डायरेक्शन अपोजिट है। एक फोर्स अलोंग R21 लग रहा है, दूसरा फोर्स अपोजिट टू R21 लग रहा है। दैट सिंपली मीन्स द टू फोर्सेस F12 vector and F21 vector are opposite in direction and same in magnitude। तो मैं बीच में लिखूंगा बेटा, बीच में ना बोल, बीच में क्या लिखूंगा मैं? बीच में मैं अलग कलर से लिखूंगा। From 1 and 2 it is clear, from 1 and 2 it is clear। What is clear? F21 vector is equal to minus times F12 vector। This is clear। इसका मतलब the two forces are equal in magnitude but opposite in direction। तो कुल मिला के ये बात हो गई कि जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वेक्टर फॉर्म में, ये चीख चीख के ये कहता है, सिर्फ ये कहता है कि जितना फोर्स M1 M2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स M2 M1 पे लगा रहा है, और ये फोर्सेस या तो अलोंग R21 होते हैं या तो अपोजिट टू R21 होते हैं। मतलब या तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स होते हैं या तो अलोंग द लाइन होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। पता नहीं मैं इससे पहले क्या बोला, सही बोला सर? हाँ बेटा, अभी रात का टाइम चल रहा है, ब्रेन थोड़ा सा फॉगी है, माइंड मत करना मेरे वर्ड्स को। ओके तो यही बोल रहे हैं कुल मिलाकर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म ये बोलता है कि जितना F12 और F21 जो है द फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम होते हैं मगर इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है हमेशा, और ये हमेशा एक्ट करते हैं along the line joining the masses M1 and M2, जिसको हमने पोजीशन वेक्टर R21 का नाम दिया था। That's it। Okay, so this finishes actually two questions, Newton's law of gravitation and Newton's law of gravitation in vector form। अब मैंने दोनों को एक ही बनाया था, Newton's law of gravitation and its vector form। तो बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसका टाइटल What is acceleration due to gravity and discuss its variation। क्या बात, बढ़िया सवाल। कोई बात नहीं, पहले हम क्या करेंगे बेटा? पहले हम डब्बा बनाएंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आओ मैं लज्जिकल। अच्छा, फिर हम अर्थ बनाएंगे। क्या बात, वेरी गुड। तो फिर हमने अर्थ बनाया। जैसा कि आप सबको पता है कि अर्थ लगभग एक परफेक्ट स्फीयर है, हालांकि ऐसा है नहीं रियलिटी में, चलो हम इसको मान के चलेंगे परफेक्ट स्फीयर है। फिर हम अर्थ को हम इसका रेडियस बनाएंगे। मेरे 11th क्लास के नन्नू बच्चों, इसका रेडियस मैंने माना R, क्लियर। और इसका जो मास है पूरे के पूरे अर्थ का, वो मैंने माना कैपिटल M। ख्याल रखोगे, कैपिटल M इज द मास ऑफ द होल अर्थ। इट इज अ सॉलिड स्फीयर, है ना, इसके अंदर भी माल भरा हुआ है ना, अर्थ के अंदर से खोखला तो मत है ना। जब अर्थ को खोदते हैं जिगर, तो अंदर से माल निकलता है ना, मटेरियल, मिट्टी निकलती, पत्थर निकलते, कोयला निकलता, तेल निकलता, सोना निकलता, सिल्वर निकलता, सब निकलता है। कभी कभी मुर्दे भी निकलते हैं बेटा। तो ये सॉलिड स्फीयर होता है, इसका मास कैपिटल M होता है और रेडियस कैपिटल R होता है। बात समझना, ओके। तो आप मान के चलो यहां पर कहीं पर अर्थ के ऊपर मैंने कोई बॉडी रखी। बात समझना, इस बॉडी का मास मैंने रखा स्मॉल m, और ये स्मॉल m की दूरी अर्थ के सेंटर से मैंने मानी स्मॉल r। यहां पे एरो बनाएंगे, ब्यूटीफुल डायग्राम बनाएंगे, स्मॉल r, क्लियर। अच्छा, ये स्मॉल r है। सो व्हाट इज स्मॉल r, प्लीज टेल मी। स्मॉल r is the distance of
एनी बॉडी, एनी मास, चाहे ये सन है, चाहे ये मून है, चाहे ये आप हो, चाहे ये मैं हूं, चाहे ये सैटेलाइट है, चाहे ये सेब है, चाहे ये पत्थर है, कोई भी चीज अगर अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये जो अर्थ है, अर्थ इस मास को अपने सेंटर की ओर खींचेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, बोलेगा आ जाओ अपने सेंटर की ओर। सेंटर की ओर क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स। क्लियर? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स। अच्छा, अब इसका मतलब बेटा ये जो मास m है इस पे फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर। इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशन नहीं बोलते, यहां हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फोर्स विच इज क्रिएटेड बाय अर्थ ऑन सम मास m इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब पूरी दुनिया को पता है ये फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, न्यूटन का दूसरा लॉ कहता है द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। जहां बॉडी पे एक नेट फोर्स होगा तो बॉडी में क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। तो इसका मतलब इस बॉडी में भी एक्सेलरेशन आएगी। दिस बॉडी विल एक्सेलरेट बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, force of gravity acting on it, and that acceleration produced in this mass small m is called as the acceleration due to gravity. तो क्या लिखेंगे हम? शाबाश। What is acceleration due to gravity? पहली बात definition, very good, क्या है? The acceleration due to gravity produced in a body, the acceleration due to gravity is produced in a body due to the gravitational pull of earth, due to the gravitational pull of earth. It is represented by, इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। तो स्मॉल जी क्या होता है? इस बॉडी में जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आएगी ड्यू टू द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, दैट एक्सेलरेशन वी कॉल एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट्स क्लियर नाउ। नाउ वी विल डिवाइड दिस होल थिंग इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, acceleration due to gravity on the surface of earth। बात समझना मेरा बेटा। केस नंबर 1, acceleration due to gravity on the surface। बात समझना प्लीज। देखेंगे अगर ये बॉडी, कोई भी चीज अगर अर्थ के सरफेस के आसपास होगा कहीं पे, तो इसमें कितनी एक्सेलरेशन आएगी? इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, तो हम लिखेंगे बेटा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। ये कहां से आता है? ये है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है किसी भी चीज में जब एक्सेलरेशन आएगी वो उस पे कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन? फोर्स ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। क्लियर? दैट मींस इसको हम एस लिखेंगे। एस मतलब वी आर dealing with the surface right now. So acceleration due to gravity on the surface of earth is equal to, what is the force of gravitation? It is G, m1 की जगह capital M, m2 की जगह small m divided by, what is the distance between the center and the surface? The distance between the center and the surface is capital R, radius of the earth. So it is capital R square divided by m, mass of the body. So mass cancel हो गया। Acceleration due to gravity on the surface of earth is capital G capital M divided by capital R square। ये है बेटा acceleration due to gravity on the surface of earth. It is given by gravitational constant multiplied by mass of earth divided by radius of earth का square। So जब हम इसको ये values इसमें डालते हैं
सबस्टिट्यूट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है लगभग 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू का मतलब जब भी आप कोई चीज को अर्थ के सरफेस के आसपास रिलीज करोगे तो उसमें अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन आएगी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन बेटा नोट इट डाउन। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। This 9.8 meter per square is always towards the shabash center of earth. ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो ये हो गया acceleration due to gravity on the surface. So moving on to the next slide. Now we have to find the acceleration due to gravity at a height h. तो यहां पे हम लिखेंगे acceleration due to gravity at an altitude small h। मतलब ये हम मान के चलेंगे अब ये जो बॉडी है ये अर्थ की सरफेस से कितने आल्टीट्यूड पे है, स्मॉल एच पे है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, स्मॉल एच पे है। तो देखेंगे कि स्मॉल एच पे अगर ये बॉडी आप रिलीज करोगे इसमें कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। तो हम क्या लिखेंगे फिर से, शाबाश, फिर से लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑफ द बॉडी एट अ हाइट h इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द सेम हाइट h डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h इज इक्वल टू व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अभी फिर से कैपिटल G m1 m2 की जगह स्मॉल m डिवाइडेड बाय, ध्यान से देख, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द मास m, इट इज स्मॉल r। तो हम लिखेंगे बेटा स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m गया। ये कैंसिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब निकल के आएगा, वो बाद में बताएंगे। So acceleration due to gravity at a height h produced in the body is equal to capital G capital M divided by small r। स्मॉल r को लिखोगे कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर। ये देखो क्यों, स्मॉल r है ना बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर को आप लिख सकते हो ना जिगर कैपिटल R रेडियस प्लस हाइट को, इट इज r कैपिटल प्लस h का होल स्क्वायर। So this equation tells us कि बेटे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे नन्नो, इसका मतलब ये हुआ जितना ये मास को आप सेंटर से दूर लेके जाओगे ये जो हाइट h है ना जिगर ये बढ़ेगा, और जितना ये हाइट h बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है भाई। तो जाहिर सी बात है हम यहां पे क्या क्या याद रखेंगे, एज द मास गोज हायर एंड हायर एंड हायर brother the value of acceleration due to gravity decreases, that's it। जितना अर्थ की सरफेस से दूर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता रहेगा, दूर दूर जाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। सो अर्थ के सेंटर से दूर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं ये। अच्छा, इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं GH इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा 1 प्लस h बाय R का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिगर GH इज इक्वल टू व्हाट इज दिस थिंग, GM बाई रेडियस का स्क्वायर। ये अभी आपने देखा, इट इज GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई R का होल स्क्वायर। ये हो गया जिगर मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h।
is equal to acceleration due to gravity on the surface of earth divided by 1 plus h by r का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ ना, साफ साफ हुआ ना कि जब जी एच निकालते हो तो जी एस को कुछ डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जी एच इज लेस देन जी एस, है ना। तो acceleration due to gravity at a height h is always less than the acceleration due to gravity at the surface. That's it. Okay, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बराबर 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 हो गया। अच्छा जी, तो दो केसेस हमने किए। नंबर 1 acceleration due to gravity on the surface, नंबर 2 acceleration due to gravity at an altitude h। सही बात है। अभी केस नंबर 3 करना पड़ेगा, केस नंबर 3 करना पड़ेगा। क्या बात है। एक्स सबसे टफ, इसको अलग पेज पे करूंगा मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलता रहता है वो सब। हाँ, तो मैं कहाँ पहुंचा था जिगर? 3 केस पे। आराम से पढ़ेंगे हम, आराम से। ये थोड़ा सा टफ रहता है, ओके। तो यहां पर बेटा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अर्थ को खोद खोद के अर्थ के अंदर जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अर्थ को खोद खोद के अर्थ के अंदर जाएंगे। देखो, ये हो गया अर्थ का सेंटर ओ। अर्थ को खोद खोद के अर्थ के अंदर गए हम। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा मास m, जो हमने अर्थ के सेंटर से अगेन कितनी दूरी पे रखा, r। तो इस सवाल को बेटा सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा अर्थ बनाना पड़ेगा। बात समझना बेटा, छोटा सा अर्थ बनाना पड़ेगा, एक और स्फीयर बनाना पड़ेगा, स्फीयर। इसको मैं शेड करूंगा पिंकी कलर से, पिंकी। ठीक है ना। जो ये मास m है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, बात समझना बेटा, ये जो मास m है इसको ये सिर्फ ये छोटा वाला पार्ट ही अट्रैक्ट करेगा। इसको हम न्यूटन शेल थ्योरम कहते हैं। आप डिराइव नहीं कर सकते इस चीज को, भूल जाओ। ये जो स्मॉल मास m है, अभी ये पिंक कलर का अर्थ, छोटा वाला अर्थ ही इसको अट्रैक्ट कर पाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। जो बाहर पार्ट गया, ये ब्लैक कलर का पार्ट, ये इस मास m पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 बनाता है। तो मतलब इस स्मॉल मास m पे, जिसको मैंने येलो कलर से बनाया, सिर्फ ये पिंक कलर का छोटा अर्थ ही इस पे अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब बेटा दिमाग में ये रखोगे, वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन दिस केस, केस 3rd। इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द, केस 3rd में we have to find the force of gravitation between this छोटा वाला स्फीयर and mass m। तो how will we find it? इसका मतलब पहले मुझे छोटे वाले अर्थ का मास पता होना चाहिए। छोटे वाले अर्थ का मास में रखूंगा m डैश, तो पहले मैं m डैश निकालूंगा। तो m डैश में कैसे निकालूंगा? छोटे वाले अर्थ का मास मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द छोटा वाला मास। वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। छोटे वाले अर्थ का वॉल्यूम हो गया ना 4/3 पाई r क्यूब। ये सर्कल मत ना है, ये बेटा स्फीयर है ना। अच्छा, तो मैं m डैश को क्या लिखूंगा जिगर? m dash is density of earth. Density of earth is total mass of earth, m divided by total volume of earth, 4/3 pi capital R cube into 4/3 pi small r cube। तो 4/3 pi गया। इसका मतलब ये जो m dash है किसके बराबर आया? m by capital R cube multiply by small r cube। बस ये निकाल डाला तो लाइफ जिंगालाला। अब जरा फोर्स बताओ। नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d is equal to force acting on a body divided by mass of the body. That means acceleration due to gravity at depth d is equal to, what is the force now? What is the force between these two? हम लिखेंगे बेटा g m dash m divided by
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम फिर से कैंसिल, ये हमेशा कैंसिल हो रहा है स्मॉल एम। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये कैंसिल क्यों होता है। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GD इज इक्वल टू, शाबाश, G by R square, G by R square into M dash. What is M dash? M by R cube into R cube. Capital M by capital R cube into R cube. तो इसका मतलब GD is equal to बेटा GM by R cube, R square और ये क्यूब कैंसिल होगा तो GM by capital R cube मल्टीप्लाई बाय स्मॉल R आएगा। हो गया बस। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट या इनसाइड द अर्थ। तो यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसाइड द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। मतलब जब आप सेंटर से दूर जाओगे तो स्मॉल आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ेगा। तो as you move away from the center, the acceleration due to gravity within the earth increases, because direct relation आया ना बेटा। हाँ, तो अब हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, GD is equal to GM by R cube multiply by, अगर मैं मानू ये मास M डेप्थ D पे था, डेप्थ D पे था, डेप्थ D पे था, ठीक है ना, तो स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस डी। तो इसका मतलब जी डी इज इक्वल टू यहां जी एम बाई आर स्क्वायर, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर लिख दो, दूसरा आर अंदर मल्टीप्लाई करो तो बनेगा बेटा आर बाय आर माइनस डी बाय आर। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, इट इज जी एस multiply by r by r is 1 minus d by r। तो ये भी लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक अंदाज है। अब आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो बेटा ये है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ and this is the equation in terms of depth d, and depth is always measured from the surface। तो अगर क्वेश्चन में सेंटर से दूरी दी है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, अगर डेप्थ दी है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, जी डी इज जी एस इंटू 1 माइनस डी बाय आर, खत्म, वी हैव डिराइव्ड। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ये हुआ इक्वेशंस हमें बोलती है कि जितना हम सेंटर से दूर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी, अंदर, बाहर नहीं, बाहर घटेगी, अंदर बढ़ेगी। मतलब सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगा। जरा क्या हो रहा है फिर से देखो, फिर से देखो एक बार, सेंटर से दूर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंदर देखो क्या हुआ, दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए दूर गए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बड़ा 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 बड़ा, सरफेस पे क्या हुआ मैक्सिमम, फिर दूर गए दूर गए दूर गए फिर कम हुआ। तो बाहर दूर जाने से कम होता है, अंदर दूर जाने से बढ़ जाता है। सेंटर से बात कर रहा हूं बेटा। अच्छा, अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं, एक ग्राफ अगर मैं यहां पे बना के दूं आप लोगों को, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ये देखो बेटा, अगर हम ग्राफ बनाएं तो मैंने ये बनाई बेटा एक्स एक्सिस और मैंने ये बनाई बेटा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने डाल दिया जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और एक्स एक्सिस पे मैंने डाल दिया मेरा बेटा स्मॉल आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, यहां पे मैंने लिखा बेटा कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये वाला इलाका क्या है, अंदर वाला, कैपिटल आर से कम तो अंदर वाला हो गया। ये वाला इलाका कैपिटल आर से ज्यादा, कैपिटल आर से ज्यादा मतलब बाहर वाला।
ओके, तो अंदर क्या हुआ, अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लीनियरली वेरी कर गया, जितना और बड़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ गया, सरफेस पे मैक्सिमम, बाहर जब आर बढ़ता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। ये ग्राफ बनाओगे। अब आप बोलोगे सर आपने उल्टा क्यों बनाया, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरली नेगेटिव मानते हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनाया, समझ रहे हो। अच्छा, तो हम लिखेंगे यहां, ये इनसाइड वाला पार्ट है, inside the earth acceleration due to gravity is directly proportional to the distance from the center, and outside the earth acceleration due to gravity is inversely proportional to r square। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, नीट वीट सब में पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नाउ लास्ट पॉइंट मेरा बेटा, लास्ट पॉइंट, वो m और m कटा क्यों था। अगर आप देखोगे हर जगह क्या हुआ, हर जगह अगर आप देखोगे हर जगह ये बॉडी का मास कट गया, while finding the acceleration due to gravity, खरगोश, while finding the acceleration due to gravity, ये बॉडी का मास हमेशा कट रहा है। मतलब किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। तो हम इसको नोट करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं बेटा, ये सब ठीक है ना। तो हम लिखेंगे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट, at any point, does not depend on the mass of the falling object, फिर किस पे डिपेंड करता है, it depends upon mass of the planet, या mass and size of the planet, यानी कि अर्थ। इवन डेंसिटी पे भी आप बोल सकते हो, क्योंकि mass आया तो डेंसिटी भी आया। you can say it depends upon the mass, density and size of the earth। क्लियर। तो मतलब अर्थ का मास डिसाइड करेगा किस जगह पे कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। इसीलिए बेटा मेरा अलग अलग प्लैनेट्स का अगर आप देखोगे, अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग मास होता है, अलग अलग साइज होता है। इसका मतलब अलग अलग प्लेसेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अलग अलग वैल्यू होता है। क्लियर, दैट्स इट। तो वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड a big long answer question and I am discussing things in detail। मैं बहुत डिटेल में चीजें कर रहा हूं। ये वीडियोस मान के चलो आप उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साल भर मस्ती की, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, साल भर जीरो ब्रिज पे खेल रहे थे, गिटार बजा रहे थे बेटा। ये आप लोगों के लिए वीडियो है, डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वर एंजॉयिंग थ्रू आउट द ईयर। डोंट वरी, आई एम हियर, इंशाल्लाह यू विल डू गुड। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो है। जिसने देखा है वो फास्ट फॉरवर्ड पे देख सकता है, जिसको आता है, बोर नहीं होना है। कोई बोलेगा सर मेरे को ये सब आता है, भाई जब आता है तो देखना क्यों है, जाने दे, स्किप कर, फास्ट फॉरवर्ड पे ले जा, कोई बात नहीं, चलता रहता काम, हो गया। तो वी हैव डन दिस इन ग्रेट डिटेल्स। ओके, नाउ अच्छा बेटा, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कहता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का एक्सप्रेशन डिराइव करके दीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। क्या बात है यार बेटा, देखो मैंने ही आप लोगों के साथ वर्क पावर एनर्जी डिस्कस किया था और मैंने ही वहां पे आपको डिराइव करके दिया था एक्सप्रेशन फॉर स्प्रिंग ब्लॉक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम।
तो बिल्कुल जैसे वहां पे डिराइव किया था, बिल्कुल यहां पर भी हम वैसे ही डिराइव करेंगे। अगर आप वापस इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को रिलेट करोगे तो आप मेरा बेटा बहुत कुछ सीखोगे। सही बात है। चलो बेटा, तो हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे पहले। लेट अस सपोज ये है एक पॉइंट मास m1 जो कि फिक्स्ड है, हमने इसको फिक्स करके रखा हुआ है। सही बात है। और ये है आपका एक पॉइंट मास m2 जो फिलहाल कहां है, इनफिनिटी पे। मतलब ये कि m2 m1 से बहुत दूर है। m1 m2 से बहुत दूर है बेटा, m1 m2 से बहुत दूर है बेटा। समझ रहे हो आप? ये मान के चलो, जब कोचिंग वालों को कोचिंग चलानी होती है ना, तो ये कोचिंग सेंटर है फिक्स्ड अपनी लोकेशन पे, और ये बच्चा है कोचिंग सेंटर से बहुत दूर, है ना। अब ये बच्चे को लाना है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नजदीक, तो इसके लिए कोचिंग वाले बहुत काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, स्कूल्स में अपने एजेंट्स भेजते हैं। समझ रहे हो? स्कूल्स में अलग अलग लोगों को करप्ट करके, उनको पैसे दे करके, अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ करवा करके अपने इंस्टीट्यूट में लाते हैं, और फिर मार्केटिंग वालों से बॉटनी पढ़वाते हैं, जिससे मुझे बहुत दिक्कत होती है यार। समझ रहे हो? तो ये m2 को m1 के नजदीक लाना है और इस पे काम करना है। समझ रहे हो? अच्छा, अब आप बोलोगे सर काम क्यों करना है, सर काम क्यों करना है? सर m1 तो m2 को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा, काम तो करना नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट को काम नहीं करने की जरूरत है। m1 m2 को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा, ये m2 तो भागता भागता m1 की ओर आएगा। मैं बोलूंगा लेकिन बेटा हमें यहां पर m2 को m1 के नजदीक लाना है, बहुत ही ज्यादा स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, दैट एन एक्सटर्नल agent is doing work on m2 and getting it closer and closer to m1 very very slowly। ठीक है ना बेटा? तो क्या होगा, हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाएंगे, तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम हम यहां पे बनाएंगे, ये हो गया आपका m2। समझ रहे हो? तो m2 पे है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स m2 पे, Fg वेक्टर इसका मैं नाम रखूंगा। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स क्रिएटेड बाय m1 और m2, लेकिन साथ में ही एक एक्सटर्नल एजेंट भी है जो इस पे लग रहा है और जो इसको बहुत ही स्लोली इंफिनिटी से एट अ डिस्टेंस r ला रहा है। क्या बात है? समझ रहे हो आप? जैसे सुप्रीम ब्लॉक सिस्टम में हुआ था। ओके, बस अब कुछ भी नहीं करना, अभी थोड़ा सा मैथ करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ लो मेरे जिगर। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे स्मॉल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन द मास m2 इज गिवन बाय, शाबाश, F एक्सटर्नल डॉट dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सटर्नल एजेंट ने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट पे कितना काम किया, तो इसने काम किया dw इज F एक्सटर्नल डॉट dr। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ बेटा dw इज मॉड ऑफ F एक्सटर्नल मॉड ऑफ dr, बराबर सुप्रीम ब्लॉक सिस्टम की तरह। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं dw इज इक्वल टू F एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो वी विल राइट मॉड ऑफ Fg डॉट dr। समझ रहे हो? अच्छा, सो dw is equal to how much is the gravitational force acting between the masses? तो we will write g m1 m2 divided by r square, फिर यहां पे dr। तो इसका मतलब जो dw आएगा वो g m1 m2 r square dr आएगा। तो अगर आपको पूरा का पूरा वर्क चाहिए, this is the small work dw. If you want to find the whole work done by the external agent, you will write integration of dw is integration of g m1 m2 by r square dr.
ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, इन्फिनिटी से लेके आर तक। क्यों? क्योंकि हमने m2 को इन्फिनिटी से पकड़ के m1 से कितनी दूरी पे लाया, r दूरी पे, तो इन्फिनिटी टू r वर्क करना पड़ेगा। दैट मींस द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज gm1 m2 बाहर होगा, gm1 m2 बाहर आएगा बेटा, इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर dr का -1 बाय r है, -1 बाय r है, अंडर लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, -1 बाय r। ओके, तो इसका मतलब बेटा वर्क डन विल बी इक्वल टू, शाबाश, -g m1 m2 मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, 1 by r minus 1 by infinity, 1 by r minus 1 by infinity. That simply means work done by the external agent is minus g m1 m2 divided by r. Clear? क्योंकि 1 by infinity 0 होता है। Clear? So this work done by external agent is stored as the potential energy of the system. So you can directly write without that reference at all. You can directly write, therefore, the potential energy stored in the system is minus G m1 m2 divided by r, ब्रैकेट में लिखना assuming u infinity to be 0, खत्म। डिराइव्ड एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। तो मतलब जब ये m2 को आपने m1 के नजदीक रखा एट अ डिस्टेंस r, तो m1 और m2 इस पूरे सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई बेटा माइनस g प्रोडक्ट ऑफ masses m1 m2 डिवाइडेड बाय r, वेयर r इज द सेपरेशन बिटवीन द masses। समझ रहे हो आप? तो ये फॉर्मूला बन गई। हाँ, एज्यूमिंग दैट इन्फिनिटी पे जब ये था पार्टिकल, इन्फिनिटी को हमने रेफरेंस पॉइंट माना, m2 जब इन्फिनिटी पे था तो हमने u इन्फिनिटी क्या माना, 0। सो अगर u इन्फिनिटी 0 है तो एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम m1 द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज माइनस g m1 m2 बाई r। यहां पे बेटा ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आपसे, बोलेंगे भैया जैसे जैसे ये दूरी कम होगी पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा, या जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां पे बनेगा। सो फॉर ऑब्जेक्टिव्स दे विल आस्क यू टू थिंग्स, क्या क्या। नंबर 1, एज द सेपरेशन बिटवीन द masses decreases, so as the separation between the masses decreases, that means if r decreases, बेटा ख्याल रखना इस चीज का, अगर r डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना कि r कम हो गया पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स, तो r कम हो गया u बढ़ेगा ना। अगर r कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, डिक्रीजेस। इसलिए मैंने येलो बनाया। इफ r डिक्रीजेस u ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। इसी तरह बेटा अगर मैं यहां पे ऐसे बनाऊं, अगर r बढ़ गया, इंक्रीजेस, रेड कलर से मैं बना रहा हूं, अगर r बढ़ गया दो मैसेज के बीच में, r बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैं यहां रेड कलर से बनाऊंगा, ये भी बढ़ेगा। तो ये कलर कोडिंग से आपको समझ में आ गया। इफ r डिक्रीजेस u डिक्रीजेस, इफ r इंक्रीजेस u इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे दो मैसेज के बीच की दूरी बढ़ती है वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। जैसे जैसे बेटा दूरी कम होती जाती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती है, ऐसा ये इक्वेशन हमें कहती है। समझ रहे हो? तो दिस फिनिशेस द क्वेश्चन। यू कैन राइट दिस डाउन एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द masses ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसके इंप्लीकेशंस बहुत अच्छे निकलते हैं जो मुझे यहां पे डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, बोर्ड के लिए इतना काफी है। आगे मैं आपको बताता कि इससे होता क्या है, लेकिन वो जरूरी नहीं है यहां पे। लेट्स कट द क्रैप, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पे। व्हाट इज एस्केप स्पीड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। कोई बात नहीं मेरा बेटा, हम देखेंगे एस्केप स्पीड क्या होती है और एस्केप स्पीड के लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ये मान के चलो आप, ये हमारा अर्थ है,
कि मान के चलो आप, ये आपका अर्थ है, पूरा का पूरा मैंने स्फेरिकल इसको बनाया, इस पूरे के पूरे अर्थ का जो कि एक सॉलिड स्फीयर की तरह है, इसका मास हमने बेटा m रखा, और इसका जो रेडियस है वो हमने रखा बेटा कैपिटल R। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो व्हाट इज एस्केप स्पीड? एस्केप स्पीड मतलब आप इस अर्थ पे खड़े हो और आपके हाथ में कोई इतनी गंदी चीज है, या दुनिया में कोई आपको बंदा बंदी व्हाटएवर जो भी आपको इतना गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है, इतना गंदा जैसे मुझे कुछ लोग लगते हैं यहां आसपास पूरे माहौल में, मुझे कुछ लोग इतने गंदे लगते हैं, मैं उनको इधर से एस्केप करवाता, एस्केप स्पीड देके, समझ लो। तो इसी तरह ये जो ब्लॉक है, कोई बंदा है आपके आसपास, कोई ऐसा बंदा है जो आपको इतना गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है, आप सोचते हो कि यार देखो मार नहीं सकते इसको, तो मारना ज्यादा गलत होता है, इसको मैं ये दुनिया से ही भेज दूं, तो आपको बेटा उसको अगर अर्थ की सरफेस से एस्केप कराना है, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कराना है ताकि वो वापस ना आए, क्योंकि अर्थ के लिए तो हर कोई चीज एक जैसे है ना, अर्थ हर किसी चीज को वापस खींचता रहता है। आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे, अर्थ बोलेगा भैया 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 वापस आ जाओ। अर्थ loves all the things, whatever things are present on the earth loves them. You pick up something, you throw it in the air, earth pulls it back and it falls down on the surface of earth. You throw it with much larger speed, it will go up. Maybe this time the height will be more, and then it will come back and fall on the surface of earth. So whenever you try to throw something upwards, it covers a height, a maximum height, stops there and then falls down. So escape speed क्या होती है? It is that minimum speed with which you project something from the earth and then it doesn't come back to the surface of earth. It doesn't return back to the surface of earth. क्या बात है, मैं इंग्लिश बहुत जबरदस्त बोल रहा हूं आज सुबह सुबह, समझ रहे हो आप? तो बेटा इसी को हम एस्केप स्पीड कहते हैं। सो व्हाट इज एस्केप स्पीड? वी विल राइट इट हियर, छोटे से नोट में वी विल राइट इट हियर। एस्केप स्पीड क्या होती है? शाबाश। मिनिमम स्पीड with which a body should be thrown. A body should be thrown so that it just बहुत जरूरी है बेटा यहां पे, so that it just escapes the gravitational pull of earth. Gravitational pull of earth. तो ये हमारी चीज है जिसको हम इस दुनिया से ही बाहर फेंकना चाहते हैं, तो हमने इसको एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया ऊपर की ओर, ठीक है। और मान के चलो ये इन्फिनिटी है। Infinity is a point which is very very far away from the earth, and assuming that it is that point where gravity is no more acting. तो ये इन्फिनिटी पे गई, ये लाइन येलो कलर की लाइन मानो आप इन्फिनिटी है, ये बॉडी इन्फिनिटी पे गई और जस्ट इन्फिनिटी पे जाके रुक गई, तो वेलोसिटी जीरो बन गई फाइनल। That means the initial speed is equal to the escape velocity and the final speed is equal to zero. Clear? Now I have to find the expression for this escape velocity. And यहां पे assumption ये है कि air resistance is absent, so we have to neglect the air resistance. यहां पे मैं लिख रहा हूं नोट, यहां पे मैं बेटा लिख रहा हूं नोट, क्या? neglect air resistance.
एयर रेजिस्टेंस को पूरा नेग्लेक्ट कर दो आप, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, तो कितनी वेलोसिटी से आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ताकि इंफिनिटी तक जाए? नाउ विच प्रिंसिपल विल हेल्प मी? आई विल बी अप्लाइंग अ लॉ, दैट लॉ इज कॉल्ड एज, शाबाश, अप्लाइंग, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये भी मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया परसों वर्क पावर एनर्जी में, है ना। मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करेंगे, क्लियर? जरा करो मेरा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करो। अर्थ पे कितनी मैकेनिकल एनर्जी है? मैकेनिकल क्या होती है? मैकेनिकल होती है बेटा काइनेटिक। देखो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाले खाते में कितनी एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाले खाते में कितनी एनर्जी। तो जब ये बॉडी सरफेस पे थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी यार? 1/2 ऑफ m एस्केप स्पीड का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे बॉडी के खाते में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? अभी मैंने आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द मास m, इट इज कैपिटल R. सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, जब ये बॉडी जिगर मेरा इंफिनिटी पे गई, इंफिनिटी पे वेलोसिटी क्या बनी? 0, स्पीड 0 बनी, काइनेटिक एनर्जी के अकाउंट में कितनी एनर्जी आई? 0, प्लस अभी इंफिनिटी पे गई, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई ना, इसका मतलब टोटल एनर्जी 0 एट इंफिनिटी। तो बेटा यहां दो बातें बोलूंगा, मैं चिल्ला क्यों रहा हूं यार? मैं बेटा यहां पे दो बातें बोलूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बॉडी को जब हम एस्केप करा रहे हैं तो आप अगर देखोगे एट इन्फिनिटी टोटल एनर्जी 0 है। अगर इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी 0 है तो सरफेस पे भी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0। दैट इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेज। दैट मींस मैं यहां पे एक और नोट लिखूंगा मेरा बेटा, क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव पूछेंगे बेटा, मैं ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूं साथ साथ, बाद में ना बोलना कि नहीं पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव में ये बोल रहा हूं क्या? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर एन एस्केपिंग बॉडी, फॉर एन एस्केपिंग बॉडी इज 0 at every point। ये याद रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आपसे। एक एस्केपिंग बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर जगह 0 होती है। तो जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था कि अगर कोई बंदा, बंदी, जगह, चीज, कोई भी चीज आपको इतनी गंदी लगती है कि आप उसको इस दुनिया से बाहर भेजना चाहते हो ताकि वो वापस ना आए, तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, सरफेस पे ही उसकी टोटल एनर्जी 0 बनानी है, वो एस्केप हो जाएगा। टोटल एनर्जी 0 कर दो, खत्म, टोटल एनर्जी 0 कर दो। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा बेटा 1/2 m VE square is equal to G capital M small m divided by capital R। m गया, ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब हुआ मेरा जिगर एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बेटे, ट्वाइस कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ मेरे बेटे एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R। हो गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो यहां 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बेटा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से यहां से ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएंगे, समझ रहे हो? तो एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया वो आया अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M बाय कैपिटल R। कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल R आपको पता है मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट UGC। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एस्केप वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा जिगर, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा। सो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1,
escape velocity does not depend किस पे डिपेंड नहीं करता है, does not depend upon किस पे डिपेंड नहीं करता है मेरा बेटा, ए पार्ट, mass of the body। आप बोलोगे सर m तो था, लेकिन बेटा जो एक्सप्रेशन में m था वो बॉडी का m नहीं था, वो अर्थ का मास था। तो जो बॉडी आप एस्केप करा रहे हो उस पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, एस्केपिंग बॉडी के मास पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। आप हाथी को एस्केप कराओ, चूहे को, मॉस्किटो को, बैलगाड़ी को, बस को, ट्रक को, खुद को, एस्केप वेलोसिटी हर किसी बॉडी के लिए सेम ही होगी एज फार एज यू आर प्रोजेक्टिंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड थिंग, किस पे डिपेंड नहीं करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वहां थीटा नहीं है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। दूसरा फिर किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, शाबाश, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट एंड व्हाट, मास, डेंसिटी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डेंसिटी एंड साइज ऑफ द प्लैनेट, साइज ऑफ द प्लैनेट, जिस प्लैनेट से आप बॉडी को एस्केप करा रहे हो। प्लैनेट्स का अलग अलग मास, अलग अलग साइज, अलग अलग डेंसिटी होती है, तो अलग अलग प्लैनेट्स की सरफेसेस पे बॉडीज के लिए आपको अलग अलग एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ यू विल रिमेंबर दिस वैल्यू, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द एस्केप वेलोसिटी इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, अभी तो डिराइव किया था। एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M by कैपिटल R and mass of earth you know, radius of earth you know, when you put these values it comes out to be 11.2 kilometers per second। बेटा underline, it is not kilometers per hour, it is kilometers per second। तो इतनी आपको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी किसी चीज को। ऑल्टरनेट फॉर्मूला अगेन फॉर ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्टरनेट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल g कैपिटल R भी लिख सकते हैं। कैसे, जरा मुझे बताओ। हाँ, इसको यहां पे मल्टीप्लाई बाय R, मल्टीप्लाई बाय R, तो g m by r स्क्वायर स्मॉल g आएगा और फिर r आएगा रेडियस ऑफ द अर्थ। तो दीज आर द एक्सप्रेशंस व्हिच यू विल गेट। ओके, बोर्ड के लिए इतना काफी है, बोर्ड के लिए इतना काफी है मेरा बेटा। सो दिस इज एस्केप स्पीड। क्या होती है एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, हमने कैसे डिराइव किया। एस्केप स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है, सारी चीजें बेटा मैंने आपको बताई विद सम इंपॉर्टेंट नोट्स। और यहां पे आप याद रखोगे जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया एस्केप स्पीड का, हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया। क्लियर? अच्छा, चलते हैं बेटा आगे। Now we are in the last question. What are satellites and what are the expressions for orbital velocity, the time period and the total energy? So this is something very very important. ठीक है, चलो बेटा हम देखते हैं सैटेलाइट क्या होता है। क्लियर? चलो ठीक है, फिर से मान के चलो आप, ये अर्थ है, लाल कलर का इसको बनाते हैं या येलो कलर का, ये अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के आसपास कोई भी चीज घूम रही है, कोई, जब मैं बोल रहा हूं कोई भी चीज, इट मे बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, या तो ये नेचुरली है या तो आपने इसको लॉन्च किया है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। सो व्हाट इज अ सैटेलाइट, व्हाट इज अ सैटेलाइट, शाबाश। What are satellites? Satellite is any object जो अर्थ के आसपास घूम रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, या किसी भी ऑर्बिट में होना चाहिए, जरूरी नहीं है सर्कुलर ऑर्बिट ही हो। तो anything that revolves around the earth is called as a satellite. Now satellites are of two types. पहले लिखेंगे यहां पे what is a satellite, यहां पे लिखेंगे बेटा, शाबाश। क्या लिखेंगे हम, सैटेलाइट क्या होता है,
एनीथिंग या एनी बॉडी, एनीथिंग थोड़ा रूड रहता है, एनी बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, around earth in an orbit is called as a satellite. Very nice. Now satellites are of two types. सैटेलाइट होते हैं दो तरह के, ये मैंने यहां पे बनाया एरो, आप भी बनाओ मेरा बेटा, एरो बनाओ। Okay, now satellite is of two types. क्या क्या? Number one, या तो जिगर मेरा सैटेलाइट होगा नेचुरल, और या तो मेरा जिगर सैटेलाइट होगा आर्टिफिशियल। तो यहां पे आप लिखोगे पिंक कलर से, इट मे बी नेचुरल सैटेलाइट, इट मे बी अ नेचुरल सैटेलाइट, और इट मे बी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो क्या होता है आप? शाबाश। नेचुरल होता है जैसे मून, विच इज देयर। मून को आपने थोड़ी ना लॉन्च किया जिगर, मून तो जब से अर्थ है तब से मून भी है। हु क्रिएटेड अर्थ? गॉड। हु क्रिएटेड मून? गॉड, नेचर। तो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो इंसान लॉन्च करता है ऑर्बिट में, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गए, या जो वेदर फोरकास्टिंग में सैटेलाइट्स काम आते हैं वो हो गए। बहुत सारे टाइप्स के सैटेलाइट्स इंसान अर्थ के आसपास, आप रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट्स यूज किए जाते हैं। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो इंसान ऑर्बिट में लॉन्च करता है, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आप मान के चलो बेटा, अर्थ का मास कितना हम रखते हैं हमेशा? कैपिटल M। और अर्थ का रेडियस हम कितना रखते हैं मेरा जिगर? कैपिटल R। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम अर्थ की सरफेस से एक हाइट h पे गए, अर्थ की सरफेस से हम एक हाइट h पे गए, और हम चाहते हैं कि एक सैटेलाइट को हम लॉन्च करें जो ऑर्बिट में रहे हमेशा के लिए। तो क्या करेंगे हम? हमने इसको एक हाइट h पे जाकर के थ्रो किया आगे की ओर, थोड़ा सा पुश किया इसको। हाइट h, दिस h इज नॉट इन मीटर्स, आप घर की छत पे जाके नहीं करोगे ये, इट इज एट अ वेरी लार्ज हाइट, in thousands of kilometers from the surface of earth, and then you throw it। तो क्या होगा जब आपने इसको थ्रो किया? तो बेटा देखो, काम खराब हो जाएगा। अर्थ की ग्रेविटी इसको पुल करेगी, अर्थ की ग्रेविटी इसको पुल करेगी, और ये ठक करके अर्थ की सरफेस पे वापस गिर जाएगा, टुप। फिर आप बोलोगे सर हमने तो प्रोजेक्ट किया था, ये तो सर अर्थ की सरफेस पे गिर गया। तो अब नेचुरल सी बात है, आप क्या करोगे? आप स्पीड को थोड़ा बढ़ाओगे। जब आपने स्पीड को और थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या होगा? फिर से एक कर्व्ड पाथ फॉलो करके टुप, इट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने बोला सर और थोड़ा सा जोर से धक्का मारेंगे, और थोड़ा जोर से धक्का मारेंगे, और यहां पे गिर गया अर्थ की सरफेस पे। तो फिर क्या करोगे आप? आपने बहुत ही ज्यादा जोर से फेंका, बहुत ज्यादा जोर से आपने इतनी तेजी से फेंका, इसकी टोटल एनर्जी को जीरो कर दिया। तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करके क्या होगा? एस्केप होगा। तो एनीथिंग इज पॉसिबल इफ योर वेलोसिटीज आर वेरी लेस, है ना, देन द सैटेलाइट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इफ यू, अगर आपने इतने स्पीड से फेंका कि इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो गई, तो मैंने आपको अभी बोला जीरो अगर एनर्जी हो गई तो एस्केप हो गया, इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ एंड इट विल एस्केप। तो मतलब एक स्पेशल वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, इतनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी ताकि ना तो ये अर्थ की सरफेस पे गिरे और ना तो एस्केप हो जाए। सो द मिनिमम वेलोसिटी विद विच यू प्रोजेक्ट द
satellite horizontally so that it goes into an orbit around the earth is called as an orbital velocity. तो लिखेंगे यहां पे मेरा बेटा, what is orbital velocity? शाबाश. What is orbital velocity? We will write here the velocity or speed, the speed with which a satellite is projected so that it goes in an shabash orbit around the earth. Around the earth is called as, क्या बोलते हैं इसको बेटा? Is called as orbital speed. Is called as orbital speed. तो मैं लिखवा भी रहा हूं, आराम से नोट भी लिखवा रहा हूं मैं. तो इस ऑर्बिटल स्पीड को मैं डिनोट करूंगा v से या vo से. तो अब हमने सैटेलाइट को ऑर्बिटल स्पीड दिया, ऑर्बिटल स्पीड देके ये ऑर्बिट में चला गया और अर्थ के आसपास घूमने लगा. एंड लेट अस सपोज, यहां पे मैं बेटा मार्क कर रहा हूं व्हाइट पेन से. लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज स्मॉल r. ये इंपॉर्टेंट चीज है. लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अर्थ का रेडियस कैपिटल R है. मैं ऑर्बिट के रेडियस की बात कर रहा हूं. ऑर्बिट का रेडियस है बेटा स्मॉल r. क्लियर? क्या बात है, क्या बात है. तो अब हम ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, है ना? कैसे डिराइव करेंगे? देखो बेटा, गोल गोल घूमने के लिए मैंने ही पढ़ाया आप लोगों को. गोल गोल घूमने के लिए इसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. बताओ भाई कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? आप लोग सर mv0² चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स. फिर मैंने आपको सिखाया कि फिर बनाते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम. ऐसा कौन सा फोर्स इस बॉडी पे लग सकता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. देन इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम आपको आराम से पता चलेगा द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है बेटा? g mass of earth, capital M mass of body, small m divided by r square. Clear? तो बेटा r और स्क्वायर कैंसिल हुआ, m और m कैंसिल हुआ, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर आया? अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r. व्हाट इज r? r इज द स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल r को कैपिटल R प्लस h भी लिख सकते हो. समझ रहे हो आप? बस जी, हो गया ये. This is the expression for orbital velocity. Now you will mark an objective here. एक ऑब्जेक्टिव यहां पे पूछा जा सकता है. क्लियर? एक ऑब्जेक्टिव यहां पे पूछा जा सकता है. व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव? if the satellite orbits very close, that means h is very very less as compared to r. मतलब satellite orbits very close to earth. अगर ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत नजदीक ऑर्बिट कर रहा है तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? तो फिर हम बेटा दिस h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल R, तो हम लिख सकते हैं बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी इन दिस केस इज अंडर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M बाय कैपिटल R. और इसका एक वैल्यू होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर पर सेकेंड. इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आप भी देख लेना ये कितने किलोमीटर पर सेकेंड है. क्लियर हो गया? तो दिस विल कम एज एन ऑब्जेक्टिव. ये आप देख लो. इज इट क्लियर?
So what are satellites? What is the expression for orbital velocity? We have done. Now what is the expression for time period? दूसरा, चलो यार टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालो, वो भी यहीं पे निकल जाएगा जान। टाइम पीरियड देख, टाइम पीरियड यहां पे निकाल लेंगे, कुछ नहीं होगा बेटा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, इतना बड़ा मसला क्या है? What is time period? Time taken to complete one circle? Yes. So how much is the time period? We'll write t is equal to एक revolution में distance cover हुआ 2 pi r divided by speed रखेंगे v naught, खत्म। तो मतलब ये हो गया time period is 2 pi r by orbital speed is under root of capital G capital M by small r। तो बेटा जी यहां पर आप लिखोगे, ये देखिए एरो मैंने बनाया इधर, फिर एक और डब्बा, यहां पर आप लिखोगे जिगर, शाबाश, टाइम पीरियड इज शाबाश 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ कैपिटल GM गुलाम अहमद, कैपिटल GM गुलाम अहमद, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ कैपिटल GM गुलाम अहमद, शाबाश, आर मल्टीप्लाई बाय रूट आर। क्लियर? तो फिर इसको जब आप और थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और एक यहां पे आप इसको कर सकते हो, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, मैथ कर रहा हूं मैं छोटा सा नर्सरी वाला। तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M, R इंटू रूट R इज R पावर 3 बाई 2। तो इसका मतलब आपको यहां पे पता चला कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट होता है वो प्रोपोर्शनल टू R पावर 3 बाई 2 होता है। सो टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का पावर 3 बाई 2। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बनेगा बेटा, दिस इज अगेन एन ऑब्जेक्टिव जो पूछा जा सकता है। क्लियर? दिस इज एन ऑब्जेक्टिव जो पूछा जा सकता है। तो ये कैप्लर्स लॉज में भी आता है, लॉ ऑफ पीरियड्स, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3 बाई 2, उसका भी प्रूफ हो गया साथ में। क्लियर? तो ये हो गया बेटा टाइम पीरियड, ये हो गया बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ थर्ड केस, हाउ मच इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो चलो बेटा चलते हैं टोटल एनर्जी पे, टोटल एनर्जी पे चलते हैं बेटे। चलो कोई बात नहीं, टोटल एनर्जी में सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जीज आएंगी? 3। जरा बताओ मेरा बेटा, काइनेटिक एनर्जी पहले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m into orbital speed का स्क्वायर। That means the kinetic energy is half of small m. What is orbital velocity? Under root of capital G capital M by this small r orbit radius का स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ मेरे जिगर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आई फिर? शाबाश, GM by 2r, खत्म। This is the kinetic energy of the orbiting satellite. Expression number 1. Kinetic energy of the satellite GMM by 2r. इसी तरह बेटा अभी पोटेंशियल एनर्जी बता दो। इजी है यार, ये बहुत इजी है, उतना बड़ा कुछ मसला नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग, सर पोटेंशियल एनर्जी में क्या मसला है? माइनस डाल दो, कैपिटल G capital M small m divided by distance, that is small r, expression number 2. This is the potential energy. Now third expression is total energy of the satellite. Third expression, तो we will write total energy. बताओ मेरा बेटा टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी? टोटल एनर्जी हो गई बेटा E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी आएगा बेटा, काइनेटिक कितना है? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r।
इसका मतलब टोटल एनर्जी जब आप निकालोगे जी एम एम बाई आर कॉमन आएगा, 1/2 माइनस वन इज माइनस 1/2, इट इज माइनस कैपिटल जी एम एम बाई आर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. एक्सप्रेशन नंबर थर्ड. बात बेटा समझना. अब यहां पे ऑब्जेक्टिव, मैं साथ साथ बेटा ऑब्जेक्टिव भी करा रहा हूं. यहां पे ये डब्बा, इधर से बेटा ऑब्जेक्टिव निकलेगा, इधर से ऑब्जेक्टिव निकलेगा बेटा, नीट वीट के लिए, बोर्ड के लिए, सब के लिए. क्या ऑब्जेक्टिव? काइनेटिक एनर्जी इज जी एम एम बाई टू आर, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई आर. ओके, यहां भी 2r लिखना पड़ेगा, माइनस जी एम एम बाई टू आर. तो टोटल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई टू आर. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी? तो वी विल राइट डाउन. देखो बेटा, हम लिख सकते हैं, डिवाइड करो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को. क्या होगा? जी एम एम बाई टू आर, जी एम एम बाई टू आर कैंसल, minus 1. That means simply the kinetic energy divided by the total energy of the satellite is equal to, the kinetic energy divided by total energy is equal to minus 1. ये रेशियो बेटा सीधा सीधा आता है. काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है. यहां लिख सकते हो ना आप, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, बट टोटल एनर्जी इज इटसेल्फ नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट विल मेक काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. समझ रहे हो आप? सो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव टाइम्स द टोटल एनर्जी. दिस इज व्हाट यू विल रिमेंबर. इसी तरह बेटा काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, ये भी पूछेंगे. बताओ बेटा काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या आएगा? देख इधर, काइनेटिक एनर्जी जी एम एम कैंसल, आर कैंसल, तो बचेगा बेटा माइनस 1/2, माइनस 1/2. ना माइनस नहीं बचेगा. माइनस कहां बचेगा यार? माइनस कहां बचेगा? 1/2 बचेगा. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2. माइनस कहां बचेगा जिगर? माइनस, हाँ बचेगा ना. क्या हो गया यार, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ना. क्या हो गया हमें, क्या हो गया? दिमाग खाली हो गया मेरा. सॉरी, काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी. सॉरी बेटे, कोई बात नहीं. काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी जरा कर दो. यहां माइनस नहीं है ना, यहां माइनस है ना. जी एम एम कैंसल, आर कैंसल, तो माइनस 1/2 आएगा, माइनस 1/2 आएगा. दैट सिंपली मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2. बन गया आपका एक और एक्सप्रेशन. क्लियर हो गया. सो वी हैव डिराइव्ड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी विल डिराइव अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं. जरा करो बेटा इनको डिवाइड, शाबाश. थर्ड पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, जरा बोल क्या होगा जिगर? अब यहां माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में भी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी में भी नेगेटिव है. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, जी एम एम कैंसिल, आर कैंसिल, तो बेटा जी बचेगा ये, माइनस तो नहीं आएगा, ये 2 आएगा. क्लियर? इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा ना. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी. यहां से बेटा ऑब्जेक्टिव निकलेगा इन एक्सप्रेशन से, इससे, इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से. These are the relation between the different energies of a satellite. Clear? हो गया. चलो बेटा, नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, केपलर्स लॉज, ये असल में आपको खुद करना था. चलो अब मैं बताता हूं. केपलर का पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, क्या है पहला लॉ? all the planets move in circular orbits. Sorry. all the planets move in elliptical orbits around the sun, with the sun lying at one of the foci.
with the sun at one of the foci. ये हो गया पहला। दूसरा होता है लॉ ऑफ एरियाज। इनको डिटेल में जरूरत नहीं है पढ़ने की। लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज कहता है द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज अ कांस्टेंट। द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अबाउट सन इज अ कांस्टेंट। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? एरियल वेलोसिटी dA/dt is equal to some constant that is L/2m, where L is the angular momentum। ठीक है ना बेटा? तो लॉ ऑफ एरियाज जो है इट इज अ कॉन्सिक्वेंस, याद रखेंगे आप, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। ये आप रखोगे याद। सो dA/dt is L/2m and it is a constant। तो इसी लॉ की वजह से क्या होता है, एज द प्लैनेट अप्रोचेस द सन इट मूव्स फास्टर। ये आपको पता है। थर्ड इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ पीरियड्स। थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स, टाइम पीरियड्स। ओके, ये कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पावर 3/2। हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दीज आर केपलर्स लॉज। ये बहुत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो लॉन्ग आंसर इसमें आते हैं बेटा, वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। एंड वी हैव फिनिश्ड द ग्रेविटेशन पार्ट, everything about the gravitation। So beta, thank you so much, may God bless you and may you top this exam, 11th class exam। टेंशन नहीं लेना है बेटा, दो में याद रखना है। I wish you all the best। मेरी तरफ से अपने घर वालों को एक प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।